दोस्तों नमस्ते। कल होटल लीला का आईपीओ ओपन हो रहा है। इसका थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होने वाला है कल मंडे को 26 तारीख को, 26 मई को। क्लोज होगा 28 तारीख को। इसमें अलॉटमेंट होगा 29 मई को होगा। जिसको शेयर नहीं मिला है उनको 30 तारीख को शेयर रिफंड मिलेगा, और उसी दिन जिनको शेयर दिया है उनके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 2 तारीख को उसका लिस्टिंग हो जाएगा। और लास्ट टाइम शाम को 28 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप ये आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये आईपीओ के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे, मतलब नहीं कर सकते हैं। अभी होटल लीला होटल इंडस्ट्री है, अच्छी कंपनी है, ग्रुप अच्छा है, बहुत सारे होटल्स इंडिया में है। लेकिन एक बात जिसको हम लोग पते की बात बोलते हैं ना, वो पते की बात मैं आपको बोलता हूँ कि कल आईपीओ ओपन भी हो रहा है। आपको करना क्या है, कल शाम को देखना है कितने लोगों ने अप्लाई किया। वो हमें वो वेबसाइट पे दिखता है, क्योंकि अगर कम लोगों ने अप्लाई किया है तो थोड़ा केस डाउटफुल हो जाता है। हम लोग कितना भी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले दिन ही भाग भाग के वो शेयर के आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना, ये थोड़ा अक्लमंदी का काम होता है। इसके लिए आपको सबको एक रिक्वेस्ट है कि कल एक दिन आप वेट कीजिए। कल शाम को 7 बजे 8 बजे देखिए कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। दूसरी बात, ये आईपीओ की फेस वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू वो 10 रुपया है। लेकिन जो प्राइस ऑफर की है कंपनी ने वो 413 रुपये से 435 रुपये तक की है। इसका मतलब कंपनी आज ही पहले ही दिन में आपसे करीबन 40 से 44 गुना पैसा कंपनी आपको पूछ रही है। तो ये थोड़ा मुझे ये ऑफर प्राइस जो कंपनी ने दी है वो थोड़ी मुझे कॉस्टली लगती है, महंगी लगती है। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि ये बुक बिल्डिंग के हिसाब से होगा। सभी शेयर ऑलमोस्ट बुक बिल्डिंग के हिसाब से ही होते हैं, मतलब अप्लाई होते हैं उसमें। इसमें जो 3 मेन कैटेगरी दिए हैं कंपनी ने कि क्यूआईबी शेयर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनको कंपनी 75% शेयर्स देने वाली है। तुम्हारे हमारे जैसे रिटेल लोगों को 10% ही शेयर देने वाली है। और जो एचएनआई क्लाइंट है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको 15% ही देने वाली है। यानी कम से कम ये एचएनआई वाले लोग कम से कम 10 लाख या 9 लाख रुपए के इक्विवेलेंट शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो तुम्हारे हमारे जैसे जो कॉमन पब्लिक है उनको सिर्फ 10% शेयर मिलने वाला है। जितना भी बड़ा आईपीओ है, आईपीओ का साइज है 3500 करोड़। तो इसमें से हमें यानी कॉमन लोगों को 10% शेयर मिलने वाला है। तो चांस हमें अप्लाई करने के बावजूद वो शेयर हमें मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसमें और एक बात हमें देखनी चाहिए कि अभी जो कंपनी के पास, प्रमोटर के पास बहुत सारे प्रमोटर्स हैं इसके, लेकिन प्रमोटर के पास अभी 100% स्टेक है। आईपीओ होने के बाद ये स्टेक 75%, 75.91% प्रिसाइजली रह जाएगा। फिर भी आफ्टर आईपीओ भी ये परसेंटेज स्टेक या प्रमोटर का होल्डिंग स्टेक एक बहुत अच्छा माना जाएगा।
इसमें कुछ हमें शंका नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ आपको दो बातें बताई कि 10 रुपये का शेयर हमें 413 से लेके 435 रुपये तक अप्लाई करना है, वो मुझे थोड़ा महंगा लगता है। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि इसमें रिटेलर को सिर्फ 10% शेयर मिलने वाला है। अभी होटल है तो आपको मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूं, मार्च 23 में, दोस्तों ध्यान में लीजिए, मार्च 23 में कोरोना नहीं था, सब चीज़ ओपन हो चुका था। मार्च 23 में ये कंपनी का लॉस 61.68 करोड़ लॉस है। मार्च 24 को ये कंपनी का लॉस -2.13 करोड़ है। और ये कंपनी अभी एक साल में जो लॉस में थी, वो कंपनी अभी 47.66 करोड़ पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रही है हमको। तो हो सकता है ये फिगर्स थोड़ा डाउटफुल भी हो सकता है या एक्चुअल भी हो सकता है, लेकिन एक डाउट आने का चांस इधर है। जो मार्च 24 को 31 मार्च 24 को ईयरली रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उसमें कंपनी लॉस में थी, और 25 मार्च को ये डायरेक्टली 47.66 करोड़ प्रॉफिट में आ गई। अगर इनके ऊपर जो लोन है, कर्जा है, मार्च 23 को 31 मार्च 23 को एक कर्जा करीबन 3,700 करोड़ का कर्जा है। मार्च 24 में ये कर्जा 4,242 करोड़ है, और अभी थोड़ा सा ये कर्जा 4,242 की तुलना में ये कर्जा थोड़ा सा 3,908 करोड़ तक नीचे आ चुका है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये 47.66 करोड़ प्रॉफिट है, लेकिन बोरोइंग्स भी वो हिसाब से थोड़ा बड़ा लगता है, मतलब कर्जा बड़ा लग रहा है। यहाँ से अगर और हम देखें प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, अगर इसका पी रेशो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्री आईपीओ इसका पी है 160, 160, ऐसे भी वो कॉस्टली है, मतलब प्राइस ऑलरेडी आज के डेट में भी प्राइस इसके बहुत हाई लेवल पे चल रही है। लेकिन पोस्ट आईपीओ इसका पी रेशो 213 होने वाला है। तो ये एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी एक चिंताजनक बात है। चिंताजनक यानी मुझे चिंताजनक नहीं बोलना है एक्चुअली, लेकिन इसका मतलब हम लोग जो शेयर की प्राइस उसके अर्निंग के हिसाब से 213 गुना बढ़ रही है या बढ़ी है, उतने हाई प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए क्या? ये मेरा एक सवाल है। ऑफ कोर्स मैं तो रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ सेबी का, लेकिन जो स्टडी मैं करता हूँ वो स्टडी के हिसाब से जो मुझे लगता है वो मैं मेरा ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। आपको अप्लाई करना है तो आप कीजिए, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको अप्लाई करना है, आपके जिम्मेदारी पे कीजिए, क्योंकि मैं बोलने से वो शेयर की प्राइस नीचे नहीं आने वाली है, और मैं बोलने से वो शेयर की प्राइस लिस्टिंग के टाइम में ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर ऊपर जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ मुझे जो दिखता है वो थोड़ा मुझे डाउटफुल है। तो हमेशा हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है कि जब भी ये शेयर 2 तारीख को लिस्टिंग होगा, उसके बाद में वो प्राइस सेटल होगा, तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या प्राइस है, और वो हिसाब से अगर आज के ऑफ़र प्राइस से अगर कम प्राइस में हमें अगर मिलता है तो वो अच्छी बात होगी। अगर मुझे रिस्क नहीं लेना है तो भी
भले वो बाद में हाई प्राइस हो जाएगा लिस्टिंग में, तो भी उसके बाद में 8-15-10 दिन में जब वो प्राइस उसकी सेटल हो जाएगी, वो टाइम में हम लोग थोड़े, भले ये प्राइस में नहीं मिलेगी, थोड़े हाई प्राइस में हमें शेयर लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट करने का ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग वेट करें, एटलीस्ट मेरा तो व्यू ऐसा है कि ये शेयर को आज कल अप्लाई करने से या परसों अप्लाई करने से 2 जून 2025 को ये शेयर लिस्टिंग होगा, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग होगा, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर चांस है कि मुझे शायद ये लो लेवल पे मिलेगा, लोअर रेट पे मिलेगा, तो वो एक अच्छी बात है। या तो ऐसे ही भी मैं अभी हाई रेट पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो शायद और थोड़ा हाई रेट पे मैं बाय करूँगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट देखा जाएगा तो मार्केट थोड़ा अभी इम्प्रूव हुआ है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि ये मार्केट अभी भी यहाँ से भी और इम्प्रूव होगा। इसमें आपको मैं दो तरीके या दो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर 2 जून 2 जून को जब ये शेयर लिस्टिंग होगा, वो दिन अगर किसी भी कारण के वश निफ्टी, बैंक निफ्टी या और भी जो भी हमारे इंडाइसेस है वो अगर बहुत सारे निगेटिव में रहेंगे, तो चांस है कि ये शेयर भी लोअर साइड में लिस्टिंग हो सकता है। उसके उपरांत अगर हाई साइड में अगर निफ्टी है या हमारे सारे इंडाइसेस है, तो शायद हो सकता है ये और हाई प्राइस में भी लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ जो समझ में आ रही है, वो एक बात पक्की ऐसी है कि लिस्टिंग के डेट में हमें जो हायर रेट पे लिस्टिंग होगा, 435 के हायर रेट में लिस्टिंग होगा, ये थोड़ा मुझे डाउट है। बेसिकली ऐसी बात है कि हमें अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास 3 चॉइस है। 26 तारीख को शाम को हम लोग डिसीजन लेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये भी सोचेंगे कि अगर रिटेलर को 10% ही दे रहे तो हमें वो शेयर मिलने की, अलॉटमेंट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तीसरी चीज़, 2 तारीख का अगर ये शेयर लिस्टिंग हो रहा है तो 2 तारीख तक करीबन यहाँ से 1 हफ्ता है, और 1 हफ्ता में जो भी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन आजकल चल रही है, भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है, सिंदूर का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। ऐसा नहीं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि अभी सिंदूर का ऑपरेशन बंद हो चुका है, लेकिन वो कभी भी वापस शुरू हो सकता है। मतलब भारत पाकिस्तान में वापस वॉर हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसको जो ये पॉसिबिलिटी का हमें एक जजमेंट लेना, अंदाज लगाना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, 3.5 साल से यूक्रेन और इसका वॉर चल रहा है, रशिया का। यूक्रेन ने भी बहुत सारा नुकसान किया है रशिया का, रशिया ने भी नुकसान किया है यूक्रेन का। तो हो सकता है कि ये वॉर अभी ख़त्म होने के, या वॉर ये टेम्पररी स्टॉप होने के भी चांसेस बहुत कम है। गाज़ा और इजराइल का तो वॉर का आपको पता है। और जो न्यूज़ में देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ कि दोबारा ये कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बढ़ना चालू हो चुका है। इसका मतलब मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि लिस्टिंग के दिन में हमें इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 435 के ऊपर हमें लिस्टिंग मिलेगी, ये चांस कम है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोचें, होल्डिंग के लिए, तो अभी जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ वॉर से रिलेटेड जो डिस्कस किए हैं, कोरोना से रिलेटेड जो डिस्कस किए हैं, तो हो सकता है कि पहला वाला कोरोना जैसे आ गया, वहाँ अगर वापस पुनः ये लॉकडाउन होता है
तो थोड़ी सर्विस इंडस्ट्री को मुश्किल होगी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में दोस्तों एक बात ध्यान में लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री को हमेशा शो मस्ट गो ऑन ऐसे स्थिति में रहना पड़ता है। जैसे ये होटल इंडस्ट्री है, बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, वहाँ लाइट चालू रखने पड़ेंगे, वहाँ इंटरनेट चालू रखना पड़ेगा, वहाँ वेटर्स रखने पड़ेंगे, सब कुछ रखना पड़ेगा। लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो ये सभी चीज़ के हिसाब से ये होटल इंडस्ट्री का ओवरहेड एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा होता है। और इसके लिए ये होटल इंडस्ट्री है, इसकी शेयर की प्राइस बढ़ना फास्ट नहीं बढ़ती है। मेरा बोलने का मतलब उसकी प्राइस इतनी फास्ट नहीं बढ़ती है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंसेस है वो उनको करना ही पड़ता है। सेम वे एविएशन इंडस्ट्री भी ऐसा ही है। एरोप्लेन से लोग जाए ना जाए, वैमानिक होना चाहिए, वो एयर होस्टेस होनी चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए, एरोड्रम पूरा रेडी होना चाहिए, टिकट बुकिंग चालू रखना चाहिए। तो ये भी क्या है ना, एक प्रकार से एक्सपेंसेस है, वो रनिंग एक्सपेंसेस है और वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा होता है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। आईटी भी सर्विस इंडस्ट्री है, लेकिन आईटी का थोड़ा हिसाब अलग है, लेकिन यहाँ एक्चुअल पैसा तुमको खर्चा करना ही पड़ता है। तो इन शॉर्ट मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि थोड़ा वेट करें, 2 तारीख तक वेट करें। अगर हमें ये शेयर लोअर प्राइस में मिलते हैं तो थोड़ा ऑब्जर्व करके हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी इतना खास नहीं है, ठीक है प्रॉफिट में। और ये साल ही प्रॉफिट में आया है, मार्च 2025 में। उसके पहले दोनों साल 23 और 24 मार्च एंड का दोनों लॉस में ये कंपनी थी। तो अगर हमें इसके लिए अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही अप्लाई करना है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप डिसीजन ले लें आपके रिस्क पे। जैसे आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस करेगा वो इस हिसाब से आप डिसीजन ले लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा जो स्टडी है, जो मेरा नॉलेज मैंने इसमें से जो हमें देखा है, नॉलेज मुझे जो मिला है, वो नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा ये पूरा वीडियो 100% एजुकेशनल पर्पस से है। और फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।